हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि हम लेट हैं, बट आई एम नॉट सॉरी फॉर एनीथिंग, क्योंकि ये डिले का रीज़न मे बी आप भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी जो कोचिंग्स की क्लासेस है वो तो कंटिन्यू नहीं हैं। बट क्या आपने कभी कमेंट किया? कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही कि बच्चों को ये डिमांड है कि नहीं, उन्हें नीड है कि नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे प्यासे को कुएं के पास नहीं जाना है, कुएं को ही प्यासे के पास आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको इन क्लासेस की नीड है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। कोई नहीं, मेरा जो अकाउंटेबिलिटी है मैं वो फुलफिल कर सकती हूँ, आपका तो आप जानो। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय परंपरागत मूल्यों पर आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आई थिंक कोई भी जनरेशन हो, ओल्ड एज टू यंग एज, इवन जो अभी 5G मतलब बच्चे जो बर्थ टाइम पे हैं या बर्थ ले रहे हैं, कोई भी इससे दूर नहीं रहा है। एक वर्ड सभी यूज़ करते हैं, आज का ज़माना, आज का ज़माना, हमारे ज़माने में, भीड़े के ज़माने में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन को समझने की। तो भारतीय जो परंपरागत मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, वो कैसे मॉडर्नाइजेशन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमें आलोचना करना है। हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बताने हैं, कैसा हमारा जो आधुनिकीकरण है और कैसे हमारे मूल्य रहे हैं और वो कैसे इफ़ेक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। भारतीय परंपरागत मूल्य जैसे कि परिवार व्यवस्था, सामूहिकता, आध्यात्मिकता, कर्तव्यबोध एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे भारतीय समाज की पहचान रहे हैं। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण ने इन मूल्यों को नई दिशा दी है, परंतु अनेक चुनौतियां उत्पन्न की हैं। अब नॉर्मल सी चीज़ है, एवरी कॉइन्स हैव टू फेसेस, ओके। तो वही चीज़ है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं तो हम निगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, और वैसे भी ये इंसानों की एक क्वालिटी है, हमेशा गलत और सही तरीके से देखने की। गलतियाँ ना भी हो तो दिख जाती हैं। सकारात्मक पॉजिटिव इफ़ेक्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तर्कशीलता का विकास आया है। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता एवं शिक्षा का विस्तार हुआ है। जातिगत भेदभाव, छुआछूत एवं रूढ़ियों की कमी, लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रसार, तकनीकी प्रगति, नवाचार एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा से आर्थिक अवसरों में वृद्धि आई है। नकारात्मक इफेक्ट, संयुक्त परिवार विघटन तथा वृद्धों की उपेक्षा, उपभोक्तावाद, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद में वृद्धि, भारतीय भाषाओं, लोक कला एवं सांस्कृतिक अपराधों का, परंपराओं का क्षरण, मानवीय तनाव, सॉरी ना डिस्टर्ब के लिए, मानसिक तनाव, अकेलापन, जीवन शैली संबंधी समस्याओं में वृद्धि। अब हम इसका मूल्यांकन करते हैं। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण समानार्थी नहीं है। आधुनिकीकरण वैज्ञानिक एवं संस्थागत परिवर्तन है, जबकि पश्चिमीकरण पश्चिमी जीवन शैली और सांस्कृतिक प्रभावों को अपनाने की प्रक्रिया है। हमेशा याद रखना है, ये जो दो वर्ड हैं ये सिनोनिम्स नहीं हैं, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग मतलब है। जैसे कि कई बार हम एक ही वर्ड्स का कई मीनिंग निकलता है, जनरली इंग्लिश में ऐसा होता है। भारतीय समाज ने अनेक पश्चिमी मूल्यों को अपनाया है, परंतु योग, आयुर्वेद, पारिवारिक मूल्यों एवं आध्यात्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखा है। इसलिए आवश्यकता अंधानुकरण की नहीं, बल्कि चयनात्मक एवं संतुलित समन्वय की है। भारत की शक्ति उसकी एकता में, विविधता तथा सांस्कृतिक अनुकूलन क्षमता में निहित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार, विवाह एवं नातेदारी व्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव दिखाई देता है? भारतीय समाज के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। जैसा कि आपको पता है, जीवन का सत्य जो भारतीय समाज में है वो एक विवाह है। अगर आप कुछ गलतियां करते हैं, विवाह कर लो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, इसका विवाह कर दो। अगर किसी ने जो है कोई अपने मन का जीवन जीना चाहते हैं, उसका विवाह कर दो। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए थॉट है। ये जब बंध जाते हैं तो इनके जो फ्रीडम है वो
नहीं फील कर पाते हैं या फिर उस तरीके से उनका जो जीवन है वो नहीं हो पाता है। तो उसी का इफ़ेक्ट हमारे पीएससी यूपीएससी के क्वेश्चंस में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी तो भारतीय समाज का ही हिस्सा हैं। तो किस तरीके से भारतीय विवाह का जो था वो नातेदारी व्यवस्था, शादियाँ होती हैं तो शादी से ज़्यादा लोग कितने आने वाले हैं इसका मेन रीज़न होता है, ठीक है। और वो सभी तो इस पे वैश्वीकरण का कैसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी आज कई टाइप के विवाह होने लगे हैं, है ना। आज के जो यूथ हैं वो ही ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, तो उस अकॉर्डिंग भी विवाह में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब उसका देखते हैं कि आंसर कैसे करना है। वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, सूचना एवं संस्कृति के वैश्विक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। अभी हमारे समय पे विवाह का मतलब एक जो ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हम अपने संस्कारों को, अपने भगवान को, अपनी परंपराओं को जीवित रखते थे। अभी आधुनिकीकरण की पूजा पाठ कम और उसमें किस तरीके से उसको शो ऑफ बनाने की कोशिश की जाए उस पर ज़्यादा ध्यान होता है ना। तो वैश्विक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद इसका प्रभाव सामाजिक संस्थाओं, विशेषकर परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है? एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, महिला समान निर्णय भागीदारी, दूरस्थ परिवार अवधारणा, वृद्ध उपेक्षा, पारिवारिक विघटन। पहले की शादियों में आपने देखा होगा घर के बाहर सिर्फ जेंट्स दिखाई देते थे और विवाह संपन्न होता था, किंतु अभी या फिर वो शादियों में हो या फिर घर के बाहर शादियों में हो, इवन मैनेजमेंट में अभी महिलाओं का काफ़ी अच्छे से बढ़ चढ़ के योगदान मिल रहा है। विवाह पर प्रभाव, विवाह, आयु वृद्धि। अब देखेंगे पहले बाल विवाह होता था, अभी आयु विवाह 30-35 तक भी लोग शादी नहीं करना चाहते। जीवन साथी का चयन ज़बरदस्ती ना बंध के आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो है चयन करें। अंतर्जातीय एवं अंतर्धार्मिक विवाह, प्रेम विवाह, मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स। नातेदारी प्रवाह, रिश्तों की निकटता में कमी, औपचारिकता। विश्लेषण, वैश्वीकरण ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक समानता एवं सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। भारतीय समाज में परिवार, संस्कार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व मजबूत हुए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव पूर्ण परिवर्तन नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के रूप में दिखाई देता है। वहीं पारिवारिक एकजुटता एवं पारंपरिक मूल्यों के समझ में नई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। कुछ कोट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने में अगर आपके पास किसी फेमस पर्सन के कोट्स हैं, गांधी जी, कोई भी पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, तो वो बेटर होता है आंसर स्टार्ट करने के लिए। कुछ दो कोट्स मैंने दिए हैं। एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं ने पारंपरिक संस्थाओं को नया स्वरूप दिया। एंथनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण ने व्यक्तिगत संबंधों को अधिक विकल्पपूर्ण एवं लचीला बनाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरणार्थियों एवं घुसपैठियों में भेद कीजिए। शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं? अभी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे आपने देखा होगा फेक आईडी बना के, फेक आधार कार्ड बना के जो है वोटिंग सिस्टम चल रहा था, ठीक है, वो पॉलिटिकल इफेक्ट था। पर ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हमेशा रेलिवेंट रहा आएगा। कभी वेस्ट बंगाल में, कभी वोटिंग सिस्टम के लिए, कभी बांग्लादेश से शरणार्थियों का एंट्री करना इन इंडिया में, है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा रेलिवेंट रहेगा। तो इन क्वेश्चंस में जो भी मैं आपको डिटेलिंग देती हूँ ना कहीं उसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आंसर प्रैक्टिस के अलावा आपको कुछ पॉइंट्स भी हमेशा नोट डाउन करना है और ये हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप अदर्स भी ऐड कर सकते हैं बट ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो बताना है कि शरणार्थियों एवं घुसपैठियों में क्या अंतर है। शरणार्थी की सुरक्षा और सहायता के लिए भारत शरणार्थी मतलब कहीं ना कहीं लीगल तरीके से, है ना, और घुसपैठी इलीगल तरीके से। वैश्विक संघर्ष और धार्मिक उत्पीड़न, युद्ध एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। भारत अपनी मानवीय परंपरा वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप अनेक शरणार्थियों को आश्रय देता रहा है। हालांकि शरणार्थी घुसपैठियां समान नहीं हैं, है ना।
दोनों में अंतर क्या है? शरणार्थी, उत्पीड़न, युद्ध, हिंसा के कारण देश छोड़ने वाला, जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सिद्धांतों के तहत संरक्षण प्राप्त, मानवीय आधार पर आश्रय, जैसे तिब्बती, श्रीलंका, तमिल, अफगान से आते हैं। घुसपैठिया, बिना वैध अनुमति के देश में प्रवेश, आर्थिक लाभ, अवैध निवास या अन्य उद्देश्य, अवैध रूप से प्रवेश। अब भारत सरकार के कौन कौन से कदम हैं और आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट के ही हैं, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मानवीय आधार पर तिब्बती, श्रीलंकाई, तमिल, अफगान, म्यांमार एवं अन्य शरणार्थी का आश्रय प्रदान करना, भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। तिब्बती शरणार्थी के लिए बस्तियों, विद्यालयों एवं आजीविका के अवसर। नागरिकता अधिनियम 2019 माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण समुदाय हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकता प्राप्ति मार्ग सरल। भारत ने मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। और मेरी कोचिंग में तो अभी यूपीएससी और एमपीपीएससी के मेन से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे कंटिन्यू है। बाकी आप यहाँ पे कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूँगी डेली को आपको जो है ये वीडियोज़ अवेलेबल कराने की। और इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स पेपर। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।